आज के लेक्चर में हम 2023 में जो CSS का प्योर मैथ का पेपर आया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में जो क्वेश्चन आया है वो SM यूसुफ की जो कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की बुक है उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 30 है। ये हमारी प्लेन कर्व्स की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सॉल्व किया हुआ मौजूद है। इसको आप वहाँ से देखेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे। और जो क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन 6 के ए पार्ट में एवेल्यूएट करना है इस डबल इंटीग्रल को ओवर द रीजन बाउंडेड बाय, उस रीजन पे एवेल्यूएट करना है जिस रीजन को बाउंड करे कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1, कर्व वाई इज इक्वल टू 0, कर्व y इज इक्वल टू एक्स और कर्व x इज इक्वल टू 2। ये 4 कर्व्स जिस रीजन को बाउंड कर रही हैं उस रीजन के ऊपर हमने इस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस रीजन को स्केच करना होगा। सबसे पहले हम एक्स वाई इज इक्वल टू 1 को स्केच करते हैं। कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारे पास एक हाइपरबोला होता है। याद है आपको कि कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1 जो है वो ये वाला हाइपरबोला है जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 वाली कर्व हमने स्केच की है। हम कर्व स्केच कर रहे हैं, ये वाली कर्व हमने स्केच की है और ये वाली कर्व हमारे पास y इज इक्वल टू 0 वाली कर्व है। ये y इज इक्वल टू 0 वाली कर्व स्केच की। अब हम ये कर्व स्केच कर रहे हैं y इज इक्वल टू x वाली, ये y इज इक्वल टू x वाली कर्व है। आप सोच रहे होंगे मैं कर्व कह रहा हूँ और ये स्ट्रेट लाइन है। जनरली हम स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही कहा करते हैं। एक और कर्व बाकी है x इज इक्वल टू 2 वाली, ये आपके सामने इस वक्त कर्व x इज इक्वल टू 2 वाली है। ये 4 कर्व्स हमने स्केच की हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हाइपरबोला है, y इज इक्वल टू 0 ये स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस, y इज इक्वल टू x फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 2 ये वर्टिकल लाइन है। और इन चारों कर्व से ये जो रीजन बाउंड हो रहा है इस रीजन को हम शेड करते हैं और इस रीजन के लिए हमने डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। ये हमने रीजन स्केच कर लिया, रीजन को हमने ये शेड कर लिया। इस शेडेड रीजन के लिए हमने इस डबल इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है। उसके लिए सबसे पहला काम मैं ये करने लगा हूँ कि इसके ये कॉर्नर पॉइंट जो हैं ये फाइंड आउट करने लगा हूँ। इसमें हमारे पास जो है शेडेड रीजन में कॉर्नर पॉइंट ओ जो है वो ये वाला 0 0 है। इसके अलावा मुझे ए बी और सी कॉर्नर पॉइंट्स की ज़रूरत है। जो ए कॉर्नर पॉइंट है ये वाला आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो a कोऑर्डिनेट जो है वो 2 और 0 है। ये जो b कोऑर्डिनेट है ये आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 वाली कर्व और x इज इक्वल टू 2 वाली कर्व का इंटरसेक्शन है। x इज इक्वल टू 2 और एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट b है। पॉइंट b में x कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट पता चल गया 2 है। पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट क्या है उसके लिए ये x की वैल्यू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और 2 उधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट जो है वो 1/2 हो गया। पॉइंट सी को आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू x वाली लाइन और x y इज इक्वल टू 1 वाली कर्व का इंटरसेक्शन है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं और पॉइंट सी का x और y कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए, y इज इक्वल टू एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब यहाँ आप y की जगह x लिख देंगे तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ गया और इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो x की वैल्यूज़ 2 आ जाएंगी, +1 और -1। और यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट आप गेस कर सकते हैं कि इसके लिए x की वैल्यू 1 है। जो कर्व हम स्केच कर रहे थे एक्स वाई इज इक्वल टू 1 वो इस साइड पे भी थी। इस साइड पे इन दोनों के इंटरसेक्शन से x इज इक्वल टू -1 आएगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। शेडेड रीजन हमारे पास ये वाला रीजन है, इसके लिए हमें इस कॉर्नर पॉइंट की ज़रूरत थी जिसके लिए हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। ये x की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो y 1 आ जाएगा, या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो y 1 आ जाएगा और y भी 1 आ गया, x भी 1 आ गया। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 1 1 हो गए। हमने रीजन स्केच कर लिया। इस क्वेश्चन को रीजन स्केच किए बगैर बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। अब हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करनी है। हमने इंटीग्रल मालूम करना है ये वाला x² + y² dx dy
इसमें पहले हमने x की लिमिट्स मालूम करनी है और बाद में हमने y की लिमिट्स मालूम करनी है। x की लिमिट्स मालूम करने के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल रे ली। इस हॉरिजॉन्टल रे की मदद से हम x की लिमिट्स मालूम करेंगे। जब हम इस हॉरिजॉन्टल रे को देखते हैं कि ये इस रीजन में एंटर होती है, तो ये वाली कर्व है जिसके लिए x की वैल्यू y है, यानी x = y इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी। जब ये रे इस रीजन से एग्जिट करती है तो ये वाली कर्व है जिसमें x की वैल्यू 2 है। लेकिन अगर मैं इसी रे को यहाँ पर ले आऊँ, अब हमारे पास एंटरिंग कर्व तो वही है जिसके लिए x = y है, लेकिन लीविंग कर्व जो है वो ये वाली हो गई है जिसमें x मेरे पास 1/y के इक्वल है। जब हम हॉरिजॉन्टल रे स्केच कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में पहले x की लिमिट्स मालूम करने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हॉरिजॉन्टल रे में जो लिविंग कर्व है वो चेंज हो रही है। ऐसा हो रहा हो तो क्या किया करते हैं, ऐसा हो रहा हो तो हम रीजन के डिफरेंट सेक्शंस बनाया करते हैं और डबल इंटीग्रल को इंटीग्रल्स के सम में कन्वर्ट किया करते हैं। आप गौर करें, इस वाले पॉइंट पे आकर अगर हम इस रे को, हॉरिजॉन्टल रे को जो मैंने रेड कलर की स्केच की है, ऊपर को लिफ्ट करें तो इस वाले पॉइंट पर आकर कर्व चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करते हैं और दो रीजन्स बना लेते हैं। तो हम बनाने लगे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन y = इस पॉइंट के लिए, b पॉइंट जो है वो, उसके लिए हमारे पास y की वैल्यू 1/2 है। तो y = 1/2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अब इस रीजन के बन गए हैं दो पार्ट्स। लोअर पार्ट को फ़र्ज़ करें मैं रीजन 1 कह लेता हूं और अपर पार्ट को फ़र्ज़ करें मैं रीजन 2 कह लेता हूं। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं और रीजन 1 के लिए लेते हैं, रीजन 1 के लिए एंटर होते वक्त ये रे जिस लाइन को कट कर रही है वो y = x है, जिसमें x की वैल्यू y और लीव करते हुए x = 2 है। और यहाँ पे रीजन 2 के लिए लेंगे तो फिर एंटरिंग कर्व x = y ही होगी और लिविंग कर्व जो है वो x = 1/y हो जाएगी। तो रीजन 1 और रीजन 2 में हमने इसको चेंज कर लिया है। रीजन 1 के लिए लिमिट्स देखते हैं। रीजन 1 के लिए जब हम x की लोअर लिमिट देखेंगे तो क्या होगा कि जब ये रे इस रीजन में लेफ़्ट साइड पे जिस कर्व को कट कर रही है उसका x निकालें। वो कर्व है y = x और उसमें x की वैल्यू हमारे पास y है। और अपर लिमिट x की लेने के लिए देखें कि ये जो रे हमने बनाई है ये इस रीजन को जब एग्जिट कर रही है या राइट मोस्ट पोजीशन पे ये इस रीजन को जिस कर्व पे कट कर रही है उस कर्व का x नोट करें और उस कर्व का x हमारे पास 2 है। तो अपर लिमिट ऑफ x जो है वो 2 आ गई। अब इसी रीजन 1 के लिए हम y की लोअर और अपर लिमिट मालूम करना चाहेंगे। y की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए इस रे को नीचे मूव करेंगे और देखेंगे कि लास्ट कौन सी पोजीशन है जहाँ पे ये इस रीजन को कट कर रही है। लोअर मोस्ट पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रे इस कर्व को लोअर मोस्ट पोजीशन पे कट कर रही है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो y की जो लोअर लिमिट है हमारे पास वो y = 0 है। और इस रे को अपर साइड पे मूव करवाएं तो ये जब इस ब्लैक लाइन पर आएगी तो इसके बाद ये इस रीजन 1 से बाहर चली जाएगी। अपर मोस्ट पोजीशन पे ये रे जब इस रीजन 1 में रह रही है तो उस वक्त y की वैल्यू वही है जो इस ब्लैक लाइन के लिए y की वैल्यू है और इस ब्लैक लाइन के लिए y की वैल्यू 1/2 है। तो y की अपर लिमिट हमारे पास जो है वो y = 1/2 आ गई। हमने रीजन 1 के लिए इस डबल इंटीग्रल के x की लिमिट्स भी मालूम कर ली और y की लिमिट्स भी मालूम कर ली। अब रीजन 2 की बात करते हैं। रीजन 2 के लिए ये हॉरिजॉन्टल रे इस रीजन को लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जिस कर्व पे कट कर रही है वो y = x है और उसमें x की वैल्यू y है, यानी x की लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास x = y आ गई। ये रे राइट मोस्ट पोजीशन पे इस रीजन को जिस कर्व पे कट कर रही है उसकी इक्वेशन xy = 1 है और वहाँ से x की वैल्यू 1/y आ गई। तो x की अपर लिमिट जो है x = 1/y आ गई। अब हम y की लोअर और अपर लिमिट मालूम करेंगे। रीजन 2 के लिए जब इस रे को डाउनवर्ड मूव करवाते हैं तो ये इस ब्लैक लाइन पर आकर इस रीजन 2 को लोएस्ट मोस्ट पोजीशन पे कट कर रही है और वही y की लोअर लिमिट है और यहाँ पर y की वैल्यू
1/2 है, तो y की लोअर लिमिट हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2 आ गई। और ये रे अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम मूव करवाएं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ पे ये रे इस रीजन को कट कर रही है वो C पॉइंट है, और C पॉइंट के लिए जो y की वैल्यू है वही y की अपर लिमिट हो गई। C पॉइंट के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास जो y है उसकी अपर लिमिट y इज इक्वल टू 1 हो गई। हमने सबसे पहले ये जो रीजन था जिसके ऊपर डबल इंटीग्रल को वैल्यूएट करना था उसको स्केच किया, उसको शेड किया। आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चूँकि पहले x और बाद में y का था तो हमने हॉरिजॉन्टल रे ली। हॉरिजॉन्टल रे लेकर जब हमने उसको डिफरेंट पोजीशंस पर इस रीजन की कट किया तो हमने देखा ये कि लेफ़्ट कर्व तो हमेशा सेम रहती है लेकिन राइट कर्व जो है वो चेंज हो जाती है। इसलिए हमने इस टोटल रीजन के दो हिस्से बना लिए कि एक पार्ट वो ले लें जिसमें राइट कर्व जो है वो हमेशा x इज इक्वल टू 2 हो, और एक पार्ट ये ले लें जिसमें राइट कर्व हमेशा x y इज इक्वल टू 1 हो। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, इसकी मदद से रीजन 1 और रीजन 2 बनाए, और रीजन 1 और रीजन 2 दोनों के लिए x की और y की लोअर और अपर लिमिट्स मालूम की। अब हम इस इंटीग्रल को वैल्यूएट कर सकते हैं। इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स का सम बनाएंगे, एक दफ़ा रीजन 1 के लिए इंटीग्रेशन करेंगे प्लस रीजन 2 के लिए। जब रीजन 1 के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं x² + y² dx, तो हमारे पास x की लोअर लिमिट yi है और x की अपर लिमिट हमारे पास 2i है। इसके बाद जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास y की लोअर लिमिट जो है रीजन 1 के लिए वो 0i है, और y की अपर लिमिट जो है वो मेरे पास 1/2i है। प्लस इसी इंटीग्रल को रीजन 2 के लिए वैल्यूएट करेंगे। जब इनर इंटीग्रल में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो रीजन 2 के लिए x की लोअर लिमिट हमारे पास yi है और x की अपर लिमिट हमारे पास 1/yi है। और जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो रीजन 2 के लिए y की लोअर लिमिट मेरे पास 1/2i है और y की अपर लिमिट मेरे पास 1i है। तो ये हमने इस डबल इंटीग्रल को रीजन 1 के इंटीग्रल प्लस रीजन 2 के इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया है, लिमिट्स मालूम कर ली हैं। अब हमारा काम सिर्फ इतना सा रह गया है कि इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर लिया जाए। इंटीग्रेशन करते हैं, पहले इस फर्स्ट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन हमने x के रिस्पेक्ट से करनी है, तो फर्स्ट टर्म में x² का इंटीग्रल हमारे पास x³/3 आ जाएगा, पावर 1 बढ़ा ली उससे डिवाइड कर लिया, प्लस सेकंड टर्म में y² कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल लेंगे वो x आ जाएगा, तो y² वैसे ही और 1 का इंटीग्रल x आ गया। और इस इनर इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं y से लेकर 2 तक वो हम इसकी राइट साइड पर लिख लेंगे, और आउटर इंटीग्रल अभी हमने परफॉर्म करनी है इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से। पहले इंटीग्रल के अंदर जो रकम थी हमने उसकी x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर ली है। अब दूसरे इंटीग्रल में x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हैं, सेम इंटीग्रल है वही इंटीग्रेशन होगी, यानी पहली टर्म की x³/3, दूसरी टर्म में y² कांस्टेंट और 1 की x। अलबत्ता लिमिट्स जो है इस दफ़ा वो राइट साइड पर जो आएंगी वो y और 1/y होंगी। और दूसरे इंटीग्रल को पहले इंटीग्रल के साथ हमने सम करना है और y की इंटीग्रेशन अभी हमने करनी है। अब फर्स्ट इंटीग्रल में y की इंटीग्रेशन करने से पहले ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अपर लिमिट 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 का क्यूब 8/3 आ जाएगा हमारे पास। सेकंड टर्म में x की जगह अपर लिमिट 2 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 2y² बन जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का आएगा। लोअर लिमिट y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y³/3 आ गया। सेकंड टर्म में x की जगह y पुट करेंगे तो प्लस y² × y आ गया। अभी हमने इस फर्स्ट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो करनी है। इस तरह से सेकंड टर्म में अपर लिमिट 1/y पुट करते हैं तो हमारे पास 1/y का क्यूब आ जाएगा, ओवर 3 आ गया। सेकंड टर्म में x की जगह 1/y पुट करेंगे तो y² × 1/y आ जाएगा, फिर माइनस आएगा। लोअर लिमिट y पुट करेंगे तो y³/3 हो गया। यहाँ लोअर लिमिट x की जगह y पुट किया तो y² × y हो गया। और इस सेकंड इंटीग्रल की भी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से हमने अभी करनी है। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ये जो 8/3 है एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास ये प्लस का 2y² आ जाएगा, फिर ये जो y³/3 है और प्लस ये भी y³ बन जाएगा, यानी y³/3 + y³, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4/3 y³ बन जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से अभी हमने करनी है।
सेकंड इंटीग्रल के अंदर भी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। वाई क्यूब नीचे चला जाएगा, हमारे पास ये 1/3 वाई क्यूब आ जाएगा, एक वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वाई आ जाएगा और वाई क्यूब बाई 3 प्लस ये भी वाई क्यूब, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/3 वाई क्यूब बन जाएगा। और वाई के रिस्पेक्ट से अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट इंटीग्रल में भी और सेकंड इंटीग्रल के अंदर भी कोई टर्म आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती हैं। बस अब हम इनकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं वाई के रिस्पेक्ट से। फर्स्ट टर्म में यहाँ 8/3 कांस्टेंट रहेगा, 1 का इंटीग्रल मेरे पास जो है वो y बन जाएगा। तो 8/3 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल y। सेकंड टर्म में 2 कांस्टेंट, y स्क्वायर का इंटीग्रल पावर 1 बढ़ा लेंगे, y 3 हो जाएगी और नई पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। इस टर्म में माइनस का 4/3 कांस्टेंट, y क्यूब की इंटीग्रेशन y 4/4 हो जाएगी। और जो लिमिट्स हैं 0 से 1/2, ये वाली लिमिट्स हमने राइट साइड पर लिख ली हैं। सेकेंड इंटीग्रल के अंदर 1/3 जो है वो कांस्टेंट है, वाई क्यूब को ऊपर लिख लें। जब वाई क्यूब को ऊपर लिखेंगे तो वाई की पावर -3 हो जाएगा और वाई की पावर -3 की इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ा लें और उससे डिवाइड कर लें, वाई की पावर -2/-2 आ जाएगी। 1/3 इसमें कांस्टेंट आ जाएगा और वाई क्यूब की इंटीग्रेशन जो है, जो नीचे है वाई क्यूब, उसकी इंटीग्रेशन वाई -2/-2 हो जाएगी। सेकेंड टर्म में वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। लास्ट टर्म में -4/3 कांस्टेंट है, वाई क्यूब का इंटीग्रल y 4/4 हो जाएगा। और ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 1/2 से 1, इन्हें हम राइट साइड पर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन कर ली है, अब हमने लिमिट सॉल्व करनी है। y की जगह पहले अपर लिमिट 1/2 लिखते हैं तो 8/3 वैसे ही, और y की जगह हमने यहाँ 1/2 लिख लिया, प्लस 2/3 ऐसे ही। और y की जगह जब हम 1/2 लिखेंगे तो 1/2 का क्यूब हमारे पास 1/8 हो जाएगा। इसमें से 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे y की जगह 1/2 लिख के उसकी पावर 4 लेंगे तो वो 1/16 बन जाएगा। फिर माइनस और y की जगह जब 0 लिखेंगे तो ये 0 + 0 - 0 ओवरऑल 0 आ जाएगा। फर्स्ट जो लिमिट्स थी उन्हें हमने अप्लाई कर लिया है। सेकंड सॉल्यूशन के अंदर भी अब हम लिमिट्स को अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में ये हमारे पास -1/6 आ जाएगा और ये y की जगह जब यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 की पावर -2 हमारे पास 1 ही आ जाएगा। यहाँ y की जगह 1 लिखा सेकंड टर्म में तो 1 का स्क्वायर ओवर 2 यानी 1/2 बन जाएगा। और यहाँ पे जब y की जगह 1 लिखा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 बन जाएगा और ये -1/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने माइनस डालना है और माइनस डालने के बाद हमने जो है 1/2 लिखना है। पहली टर्म में हमारे पास ये माइनस का 1/6 आ गया और 1/2 लिखेंगे, y को नीचे ले जाएं, 1/2 की पावर 2 हो जाएगी। नीचे मेरे पास 1/4 बनेगा, जो नीचे 1/4 बनेगा वो हमारे पास ऊपर आके 4/1 बन जाएगा या 4 बन जाएगा। सेकंड टर्म में 1/2 लिखेंगे, ये वाला 1/2 एज इट इज आ जाएगा और y की जगह जब 1/2 लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1/3 और 1/2 की पावर जब 4 लेंगे तो वो 1/16 बन जाएगा। अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे या बगैर कैलकुलेटर के इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो ये सारी ब्रैकेट जो है मेरे पास सिंप्लीफाई होके 67/48 आ जाएगी। ये माइनस का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी टर्म्स भी सिंप्लीफाई होके मेरे पास 0 बन जाएंगी। तो इन सब की जगह 0 आ गया और जब इन सारी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी 27/48। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो न्यूमरेटर ऐड होके 94/48 आ जाएगा और आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर लें तो हमारे पास 47/24 इस डबल इंटीग्रल का आंसर आ गया ओवर द गिवन रीजन। ये डबल इंटीग्रल्स में सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं हुआ करते हैं। याद रहे, डबल इंटीग्रल को जब भी वैल्यूएट करना है सबसे पहले रीजन को स्केच ज़रूर करना है। रीजन को स्केच करने के बाद आपने देखना है कि इंटीग्रेशन आप किस आर्डर में कर रहे हैं। एक्स के आर्डर से कर रहे हैं, पहले डी एक्स और बाद में डी वाई है तो हॉरिजॉन्टल रे की मदद से लोअर और अपर लिमिट्स निकालनी है। और अगर रीजन में ऊपर नीचे मूव करते हुए अगर लेफ़्ट साइड वाली रे या राइट साइड वाली रे या दोनों रेस चेंज हो रही हों तो आपने रीजन के सब रीजन्स बना लेने हैं, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया। हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन 6 का पार्ट ए। क्वेश्चन 6 के पार्ट बी के बारे में मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि ये हाइपरबोला गिवन है, इसके नॉर्मल की इक्वेशन हमने मालूम करनी है, ये इसका आंसर आना चाहिए
और नॉर्मल को प्रूव ये करना है कि वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ इट्स फुट को बाइसेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की जो एस.एम. यूसुफ की बुक है उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 30 है। और हमने चैप्टर नंबर 6 जो है प्लेन कर्व्स का एस.एम. यूसुफ का, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्लेन कर्व्स 1 के नाम से। वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो हमने लेक्चर नंबर 34 में सॉल्व किया हुआ है। लेक्चर नंबर 34 का लिंक आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट बी है वो बेसिकली प्लेन कर्व्स वाली प्ले लिस्ट के लेक्चर नंबर 34 में आपको मिल जाएगा। तो इसका सलूशन आप वहाँ से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पास पेपर के आने वाले दिनों में।